हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपनी इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 का क्लास 2। और ये एसएमई 2 कर रहे हैं हम लोग। एसएमई 2 में चैप्टर 5.3 से स्टार्ट है। लास्ट क्लास में हमने 5.3 किया था। सैम्पल कैसे बनाना है, सैम्पल मीन कैसे निकालना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है टेबल, फिर सैम्पल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है, फिर वेरिफिकेशन कि सैम्पल मीन इज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल वेरिएंस इज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। ये इतना किया था हमने लास्ट क्लास में। और एक डबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन भी किया था जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे था। That was all about 5.3 and today we are going to start 5.4. Now 5.4 is about distribution of sample mean. So put the heading distribution of sample mean. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कहा था कि कम से कम चैप्टर 4 पढ़ा हुआ होना चाहिए आज की क्लास के लिए, क्योंकि जो बच्चे चैप्टर 4 नहीं पढ़े होंगे उन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड क्या होता है ये नहीं पता होगा, फिर टेबल कैसे देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी नहीं पता होगा, एरिया कैसे देखते हैं। इतना सब कुछ बैकअप देना पॉसिबल नहीं है अभी, फिर तो वही हो जाएगा कि चैप्टर 4 फिर से पूरा पढ़ाओ। तो हम लोग सिर्फ आपको अगर नहीं आता है तो याद दिला सकते हैं, समझना है तो फिर आपको बैकअप लेना पड़ेगा स्टैट्स 1 के पेपर से। तो आप सर से बात करो कि कैसे आपको बैकअप क्लासेस अवेल कराई जाएंगी, और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें प्रोपोजिशंस हैं। किसी भी प्रोपोजिशन का प्रूफ तो नहीं आता है पेपर में, लेकिन प्रोपोजिशन का मीनिंग क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये हमें जरूर ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन मतलब जो भी फैक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन में हम लोग लेंगे लेट, ध्यान से सुनना, लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी अ रैंडम सैंपल। ये एक रैंडम सैंपल है जिसमें बच्चे कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू म्यू। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉपुलेशन है जिसका मीन वैल्यू म्यू है। अगर उससे आप सैंपल डराइव किए हो साइज n का, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज सिग्मा, देन अगर आप किसी सैंपल पे चल रहे हो, देन पहला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू म्यू, इसका भी प्रूफ पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रोपोजिशन है जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार यानी म्यू ऑफ एक्स बार, म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। दूसरा रूल है वेरिएंस ऑफ एक्स बार। वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर और एक्स बार लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये भी प्रूफ करेंगे हम लोग। या फिर सिग्मा ऑफ एक्स बार, वेरिएंस नहीं, इस बार स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट हो जाएगा, तो सिग्मा बाई रूट एन। थर्ड रूल है इफ टी नॉट इज द टोटल वेरिएबल। क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग जिसमें 5 चूहे हैं, 5 रैट्स, वो किसी मेज को काट रहे हैं, जाल को काट रहे हैं। तो सबका मिलाकर के टाइम का जो नॉर्मल वेरिएशन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टोटल टाइम विल नॉट एक्सीड देन 3 मिनट्स 5 मिनट्स, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इफ टी नॉट इज द टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम नहीं, टोटल वेरिएबल। अब ये टोटल टाइम भी हो सकता है, टोटल लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टी नॉट इज द टोटल वेरिएबल वेयर टी नॉट अगर टोटल वेरिएबल है तो सबका सम हो जाएगा, x1 प्लस x2 से लेकर के कहाँ तक, xn तक का सम, इसको कि हम सैंपल टोटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैंपल टोटल। देन एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू n इंटू म्यू, जो भी सैंपल का साइज होगा डेट इंटू म्यू, और वेरिएंस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू जो भी सैंपल का साइज होगा n इंटू वेरियंस। और अगर सिग्मा टी नॉट चाहिए तो रूट अंडर n इंटू सिग्मा, ठीक है।
अब इन सब का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसलिए ताकि आपको रूल याद हो जाए। कभी कभी ना हम लोग फंस जाते हैं कि क्या होगा, याद नहीं आ रहा है कुछ। वो छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं, तो लॉजिक वाइज आप भी सोच सकते हो, आप अपना फॉर्मूला बिल्कुल फिर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यही होता ही है। जैसे देखो फर्स्ट वाला एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार, तो इसमें आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस x2 से लेकर के कहाँ तक, xn बाई n। यही हो गया ना एक्स बार का फॉर्मूला। तो एक्सपेक्टेंसी का रूल होता है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है ना अंदर में, तो वो बाहर आ जाएगा। वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। 1/n बाहर आ गया। और एक्सपेक्टेंसी अब सब पे ब्रेक ब्रेक करके लगेगा एक्सपेक्टेंसी, तो ब्रेक हो सकता है। प्लस और माइनस पे तो एक्सपेक्टेंसी ब्रेक हो जाता है ना। अब सैंपल वैल्यूज की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू। क्या होती है, पॉपुलेशन मीन की तरफ जाती है, एवरेज वैल्यू की तरफ जाती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स एवरेज। म्यू प्लस म्यू, कितने म्यू है, n इंटू म्यू बाई एन, कैंसिल हो गया, म्यू आ गया। हो तो गया प्रूफ। ये एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। दूसरा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। वेरिएंस का रूल क्या होता है बच्चे, अच्छा कुछ रूल्स जो बेसिक पिछले सेमेस्टर में मैंने पढ़ाए थे उसको आप लोग लिख लो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स ही रहेगा। एक्सपेक्टेंसी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सपेक्टेंसी ऑफ सी एक्स है तो सी बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए एक्स प्लस अगर बी वाई है तो ए इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई। ऐसे ही वेरिएंस का भी रूल है। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ अगर ए एक्स प्लस बी है तो ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स और बी का हो जाएगा 0। तो इसमें अभी हम लोग जो रूल लगाने वाले हैं वो ये वाला रूल है। और वेरिएंस का एक और रूल होता है, इसको कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे। x प्लस माइनस वाई, अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y ही होता है। ये जो भी प्लस माइनस 2 होता है वो को वेरिएंस के साथ लगता है, ना कि वेरिएंस के साथ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है तो को वेरिएंस हो जाता है 0। तो वी एक्स प्लस वी वाई ही लिखते हैं हम लोग। तो अब देखो जरा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 से लेकर के कहाँ तक, xn तक, अपॉन में n। अब 1/n² आ गया बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो v ऑफ सी एक्स में सी स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स, 1/n² आ गया बाहर। वेरिएंस ऑफ, ये r है, ठीक है, इसको आप x से कंफ्यूज ना करें। वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 से लेकर के कहाँ तक, xn तक, ये सारे इंडिपेंडेंट है बच्चे। तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस डॉट 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 वेरिएंस ऑफ xn। ये आ जाएगा यस। नहीं, क्यू एन स्क्वायर आएगा। अंदर में x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सिंपल। ये रूल होता है। हाँ, इसका स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने वेरिएंस से बाहर जब n को निकाला है तो अब वो n² बन करके बाहर आया है। क्लियर, ओके। अब देखो, वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2, ये सारे सैंपल की वैल्यूज का वेरिएंस जो है वो सब जो है सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन के वेरिएंस की तरफ ही टेंड करेंगे। ये हो जाएगा 1/n² और ऊपर में आ जाएगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो देखो, एक n से n कैंसिल, फिर भी एक रह ही गया, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो फॉर्मूला मिल गया ना, वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई n, सिग्मा स्क्वायर बाई n। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए
अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स बार करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा अपॉन रूट एन। क्लियर? तो ये था सेकेंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला में है एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट। इसको खोलोगे बच्चे तो टी नॉट का मतलब है x1 प्लस x2 सैंपल टोटल ना, xn। तो एक्सपेक्टेंसी तो सेपरेट हो सकता है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 प्लस डॉट 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 एक्सपेक्टेंसी ऑफ xn। सब हो गया म्यू 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 म्यू, ये हो गया n इंटू म्यू। इसको रटने से अच्छा है कि आप इसको समझ लो। हम लोग भी जब पढ़ाते हैं ना, चाहे कितने भी साल हो गए हो पढ़ाते हुए, कितना भी एक्सपीरियंस हो गया होगा, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट आता है ना, ये सारे स्टेप्स विद इन 1 और 2 सेकेंड मेरे दिमाग में पूरे घूम जाते हैं। टी नॉट हुआ x1, बस 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 n इंटू म्यू आ गया। तो अगर हम फॉर्मूला आपको बोल भी ना एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू n इंटू म्यू, तो मेरे बीच में कैलकुलेशन चल चुका होगा। ठीक है? तो आप लोगों का भी ऐसा ही फास्ट होना चाहिए। तो जितनी बार रिवाइज करोगे उतना जल्दी होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो इतना समय नहीं होता कि ये सब डेराइव करे फिर वहां तक पहुंचे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ टी नॉट, अब बताओ वेरिएंस ऑफ टी नॉट तुरंत दिमाग में आ गया, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस, लिखते समय तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, दिमाग तो बड़ी जल्दी चलता है। फिर वेरिएंस ऑफ x1 सब ब्रेक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है। फिर ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर यानी n इंटू सिग्मा स्क्वायर, हो तो गया, तो सिंपल। वेरिएंस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा ऑफ टी नॉट मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टी नॉट लेना है, तो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ टी नॉट लेंगे, यानी रूट अंडर n इंटू सिग्मा स्क्वायर लेंगे, यानी रूट अंडर n तो रह जाएगा और सिग्मा स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा सिग्मा। तो ये जो प्रोपोजिशन के 3 रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसी के ऊपर बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप इसको कंफर्म कर लें, एक राउंड देख लें कि हाँ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो बच्चे, रीडिंग निकाल लो आप लोग सभी कोई, पेज नंबर 223। तो पेज नंबर 223 एग्जाम्पल 5.24 करने जा रहे हैं हम लोग। आई कांट कनेक्ट टू ऑडियो, आई डोंट नो वाई। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो अभी क्लास कर लो फिर बाद में बात करेंगे। एग्जाम्पल 5.24, और स्टैट्स की क्लास में हमेशा एक तो आप नोटबुक रखोगे जो कि क्लास का नोट्स होगा, और एक थोड़े बहुत रफ पेजेस रखोगे कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, और एक कैलकुलेटर होना चाहिए, सिंपल वाला कैलकुलेटर, और सबसे बड़ी चीज़ अपना दिमाग लेकर के बैठोगे। ठीक है? तो अब एग्जाम्पल 5.24 करने जा रहे हैं, जितनी भी बातें पढ़ी उन सबको अप्लाई करेंगे उसमें। तो क्या है इसमें, इन अ नॉस्ट टेंसाइल फैटिक टेस्ट ऑन अ टिटेनियम स्पेसिमेन, इसके लैंग्वेज ऐसे ही होंगे जो हेडेक कराएंगे हमें, क्योंकि हम लोग इकॉनर्स के स्टूडेंट है, इतना साइंस का टर्म्स हमें नहीं आता। कोई बात नहीं, इन सबको इग्नोर करना है। आपके उसमें जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है उसमें भी लिखा रहता है कि ऑल द कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज कैलकुलेशन मेथड्स शुड बी डन फ्रॉम डिवोर, बट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन इजी लैंग्वेज, डेली बेसिस में जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं से लिया जाएगा। इजी लैंग्वेज होगा एग्जाम में। तो अभी अगर एग्जाम्पल टफ लग रहा है तो ये नहीं कि स्टैट्स बहुत ज़्यादा टफ हो गया, एग्जाम्पल टफ है, लैंग्वेज टफ है, लेकिन स्टैट्स मेरी नज़र में थोड़ा सा ईजी होता है। देखें ज़रा, इन अ नॉस्ट टेंसाइल फैटिक टेस्ट ऑन अ टिटेनियम स्पेसिमेन, the expected number of cycles to first acoustic emission used to indicate crack initials। कुछ तो समझ में आ गया, कहीं पे क्रैक है, क्रैक को देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, क्योंकि ये बुक ही इसके लिए है, इंजीनियरिंग के लिए बुक है। इज म्यू इज इक्वल टू 2800, तो एक क्रैक चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और सैंपल मीन दे रखा है 28,000, एंड द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल इज सिग्मा इज इक्वल टू, ये दे रखा है 5000, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है। लेट x1 x2 से लेकर के x25, यानी सैंपल साइज है 25, और सैंपल में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, x1 x2 से लेकर के कहाँ तक, x25 तक।
where each xi is the number of cycles on a different randomly selected specimen. हर अलग अलग स्पेसिमेन का रिकॉर्डिंग जो लिया गया है वो पूरे 25 पे रखा गया है. E ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू, ये सब तो हम लोगों को पता ही है. इन्होंने पूछा है फाइंड. वैसे डिवोर की एक ड्रॉबैक ये है, डिवोर बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ तक और सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो गया. तो इसमें हम लोग आपको हेल्प करेंगे. इतना ही डेटा हमें गिवन रहेगा और पूछेंगे ये आपसे फाइंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार, एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट, फिर सिग्मा ऑफ एक्स बार, सिग्मा ऑफ टी नॉट. ये चार चीजें हमें निकालनी है. फॉर्मूला है ही हमारे पास. एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, दिमाग में तुरंत दौड़ाओ. x1 से लेकर के xn और बाई n, n बाहर आ जाएगा, n इंटू म्यू, n कैंसिल हो जाएगा, म्यू रह जाएगा, तो अरे म्यू ही होगा. समझ में आई बात. 25 टाइम्स ऊपर में म्यू सम होगा, नीचे में n आएगा 25, 25 25 कैंसिल, म्यू बच जाएगा. दिस इज इक्वल टू 28,000. एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट, टी नॉट में बच्चे x1 से लेकर के x25 तक का सम होगा, तो म्यू 25 टाइम्स आएगा, तो n इंटू म्यू, यानी 25 इंटू 28,000. सॉल्व करना जरा. 25 इंटू 28,000, 7 लाख आ गया. अब है वेरिएंस ऑफ एक्स बार. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार करोगे तो नीचे में 1/n² आएगा, अभी जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, और ऊपर में आ जाएगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, याद हो गया रूल. सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा स्क्वायर इज हाउ मच, दे रखा है ना 5000, तो 5000 का स्क्वायर अपॉन में 25, 5000 का स्क्वायर अपॉन में 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन करेंगे तो इसी का क्या कर देंगे, अंडर रूट. अंडर रूट करेंगे तो ऊपर में 5000 और नीचे में 5, तो डिवाइड करके आ गया 1000. फिर करेंगे वेरिएंस ऑफ टी नॉट. टी नॉट का मतलब बच्चे x1 से लेकर के x25 तक, तो कितनी बार 25 टाइम्स वेरिएंस लिखा जाएगा, तो n इंटू वेरिएंस ऑफ x, यानी कि n इंटू सिग्मा स्क्वायर, यानी 25 इंटू सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर कितना है, 5000 का स्क्वायर. लेकिन अगर सिग्मा ऑफ टी नॉट पूछा है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी नॉट, तो ये बच्चे हो जाएगा रूट अंडर वेरिएंस ऑफ टी नॉट, एंड दैट विल बी, इसका पूरे का रूट करोगे, इस पूरे का रूट 25 का 5, 5000 का स्क्वायर था तो 5000 सिंगल टाइम लिखा जाएगा, एंड दिस विल बी 25,000. ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यूज. तो कुछ कुछ तो फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए. कि यहीं तक नहीं आता है पेपर में, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, इसको यूज करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं. मतलब ये सब बीच में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे. अब किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये देखेंगे थोड़ी देर में. पहले आप लिखो केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग देना. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे जस्ट 2-3 मिनट बाद. द केस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन distribution. The case of a normal population distribution. इसमें बच्चे देखो एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा समझने के लिए. वैसे हम आपको बता दें कि अगर कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उससे आपने सैंपल लिया है, तो सैंपल का एवरेज भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा, सैंपल का टोटल भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा. और फिर नेक्स्ट सेक्शन में यानी 5.5 में पढ़ेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब दो नॉर्मल वेरिएट को ऐड करेंगे वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, दो नॉर्मल वेरिएट का एवरेज निकालेंगे वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. इसी चीज को लिखने जा रहे हैं और इसी के ऊपर अब क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, छोटा सा पैराग्राफ बट बिग लाइन हमें लिखना पड़ेगा. इफ x1 x2 डॉट 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 xn आर एलिमेंट्स
आर एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल ऑफ नॉर्मल, बड़ी जल्दी टाइम निकल जाता है नहीं, फ्रॉम सैंपल ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड सिग्मा, देन फॉर एनी एन, मतलब कोई भी सैंपल साइज के लिए एक्स बार इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, x bar is also normally distributed with mean mu and sigma square by n variance. मीन भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जिसका एवरेज होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी म्यू और वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन. टी नॉट is also normally distributed. T naught is also normally distributed. T naught के बारे में भी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं. Normally distributed with mean कितना n into mu and variance कितना, variance as n into sigma square. तो अब इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन करना है, तो आप अपने बुक में निकाल लें एग्जाम्पल नंबर 5.25. बुक में निकाल लें एग्जाम्पल नंबर 5.25. निकाल लिया सबने? क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर, और बच्चे ये मीटिंग खत्म होगी तो नेक्स्ट मीटिंग भी आपको ज्वाइन करना होगा. द टाइम दैट इट टेक्स randomly selected rat of a certain subspecies to find its way through a maze is normally distributed random variable with. ये सिंगल रैट के बारे में दिया हुआ है, सिंगल रैट के बारे में, यानी म्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना 1.5 मिनट, यानी वन रैट, एक चूहा किसी जाल से निकलने में लगभग 1.5 मिनट का समय लेता है ऑन एन एवरेज. कभी 1.5 मिनट से कम भी लेगा, कभी 1.5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन एवरेज देखा गया 1.5 मिनट लगता है उनको बाहर आने में. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.35 मिनट. स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रोल होता है, ये मैक्सिमम मिनिमम रेंज डिसाइड करता है. ये हम लोगों ने स्टैट्स 1 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में. सपोज 5 रैट्स आर सिलेक्टेड. ओके, एक सैंपल लिया गया है जिसमें कितने रैट डाले गए हैं, x1, x2, x3, x4 एंड x5. 5 रैट लिए गए हैं. डिनोट देयर टाइम्स इन द मेज. अब पांचों का टाइम है, जरूरी नहीं है कि ऑल 5 टाइम्स विल बी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट. किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. अब है लेट डिनोट देयर टाइम इन द मेज. ठीक है, एज्यूमिंग द एक्सरसाइज टू बी रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट टोटल टाइम फॉर ऑल द रैट्स इज बिटवीन 6 to 8 मिनट्स, बिटवीन 6 and 8 मिनट्स. इंक्लूसिव है तो इज इक्वल टू ले लिया, मतलब 6 से 8 मिनट के अंदर में वो लोग निकल आते हैं. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सारे 5 to 5 रैट्स, टोटल टाइम 6 मिनट से 8 मिनट लगता है. ठीक है, ये है क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी कि एवरेज टाइम जो है ना वो 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल द 5 रैट्स इज नॉट मोर देन 2 मिनट्स. ठीक है, एट मोस्ट 2 मिनट्स, एट मोस्ट 2 मिनट्स एवरेज, और यहाँ पर टोटल बिटवीन अभी देखो, तो ये दोनों क्वेश्चन हमें करने हैं.
पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट टी नॉट बी सैंपल टोटल. अब सिंस टी नॉट ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी नॉट ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, since T naught also follows normal distribution, इसका अपना z होगा, एक T naught का अपना z होगा. ठीक है, तो probability for T naught between 6 to 8 minutes is equal to probability for, इसको corresponding z distribution पे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. मतलब इस टी नॉट का भी अपना जेड होगा. अब ये बातें उन्हीं को समझ में आ रही होगी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे. इस टी नॉट का भी अपना एक जेड होगा जो कि Z1 और Z2 के बीच में होगा, वेयर Z1 इज रिलेटेड विथ 6 एंड Z2 इज रिलेटेड विथ 8. यानी Z1 का फॉर्मूला हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी नॉट अपॉन सिग्मा ऑफ टी नॉट. यही तो फॉर्मूला होता है ना जेड का. और Z2 इज 8 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी नॉट अपॉन में सिग्मा ऑफ टी नॉट, Z1 और Z2. ठीक है, लेकिन अब वही प्रॉब्लम, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ऊपर में जगह क्यों छोड़ा, कि हमें एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट और सिग्मा ऑफ टी नॉट तो पता ही नहीं है. आज के क्लास में जो प्रोपोजिशन पढ़ा था वो कब काम आएगा, निकाल लें. एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट, इसी के लिए मैंने जगह छोड़ा था, इज इक्वल टू n इंटू म्यू. 5 रेट्स हैं तो 5 इंटू म्यू कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 1.5, दैट इज 7.5 मिनट. अब वेरिएंस ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा स्क्वायर, विच इम्प्लाइज सिग्मा ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू सिग्मा, रूट अंडर 5 इंटू सिग्मा. सिग्मा कितना दिया हुआ है 0.35, 0.35, तो रूट 5 इंटू 0.35 कितना आएगा 0.783. अब दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, तो पुट कर देते हैं. Z1 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ टी नॉट दैट इज 7.5. इसको किसको नहीं समझ में आ रहा है, नीचे में डाल दिया स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू. इधर भी बच्चे लगे हाथ तो Z2 भी निकालेंगे, तो 8 माइनस 7.5 अपॉन में 0.783. ये आ गया. पूरा सॉल्व होने के बाद माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई दिस वन, ये पूरा आ जाएगा माइनस 1.92. और ये कितना आ जाएगा 0.64. तो ये जो अभी हम लोगों ने लिखा था P फॉर T नॉट बिटवीन 6 to 8, दैट इज, ये कन्वर्टेड हो गया ना Z बिटवीन माइनस 1.92 से लेकर के कहाँ तक 0.64 तक. पहले बताओ यहां तक में किसको किसको नहीं समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपने नहीं पढ़ा है सेमेस्टर 1 तो भी प्रॉब्लम होगा, तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. किसको किसको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं. ठीक है, आ रहा है समझ में, यानी सबने चैप्टर 4 किया हुआ है. तो ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता है ना कि कुछ ऐसा सीन हो जाता है, बीच में हमेशा जेड क्या आता है 0. याद दिला रहे हैं आप लोगों को, बीच में हमेशा जेड क्या होता है 0, और ये पॉजिटिव जेड है, ये राइट हैंड साइड पे कहीं होगा. दिस इज 0.64. ये नेगेटिव जेड है तो नेगेटिव में कहीं पर होगा माइनस 1.92. हमें बीच का एरिया चाहिए. तो जब आप 5 ऑफ 0.64 देखोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया देगा, और जब आप 5 ऑफ माइनस 1.92 देखोगे तो यहाँ तक का एरिया देगा. पूरा येलो तक के एरिया में से अगर ब्लू तक का एरिया माइनस कर दोगे तो बीच का एरिया निकल जाएगा. तो हमेशा इसमें जब भी ऐसे पी जेड बोलता है तो हमेशा हम लोग 5 ऑफ राइट, यानी राइट वाली वैल्यू ये, माइनस 5 ऑफ लेफ्ट. 5 इज विच फंक्शन, किसी को याद है 5 किसके लिए यूज करते थे हम लोग?
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF होता है ये। अब 5 ऑफ 0.64 हम लोग देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से। टेबल के बहुत जितने भी टेबल की रिक्वायरमेंट है आपको पूरे स्टैट्स में और इकोनोमेट्रिक्स में 4 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर तक जितनी भी टेबल चाहिए होती है वो सारा टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हुआ है PDF के फॉर्मेट में। आप सबका प्रिंट आउट निकाल करके लेमिनेशन करके अपने पास पिनअप करके एक फाइल बना करके रख लो, क्योंकि इस टेबल की ज़रूरत आपको 5th सेम तक हर जगह पढ़ने वाली है। और अगर आप MA इको करते हो तो उधर भी 2 साल पड़ेगा आपको। तो इन टेबल के बगैर आप स्टैट्स कर ही नहीं सकते, ठीक है। टेबल हर सेमेस्टर में चाहिए होगा। तो वहाँ से आप 5 ऑफ 0.64 देखोगे, टेबल में ऐसे होता है, ये 2 साइडेड टेबल होता है, एक पेज पे लेफ्ट और राइट, इधर नेगेटिव जेड के लिए होता है, इधर पॉजिटिव जेड के लिए होता है। तो आप देखोगे 0.6 के सामने ऊपर में 0.01, 0.02, इस तरीके से 0.04 पे पहुंचोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0.64 की वैल्यू। 5 ऑफ 0.64 लिखा होगा। फिर नेगेटिव में चलोगे तो -1.9 होगा, 0.01, 0.02, इस तरीके से इधर आओगे तो -1.92 में वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो दोनों 5 को देखना है आपको, लेफ्ट वाला नेगेटिव के लिए, राइट वाला पॉजिटिव के लिए। तो टेबल में से देखोगे तो ये 5 ऑफ 0.64 मिलेगा आपको 0.7389, माइनस 1.92 का मिलेगा 0.0274, पूरा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0.7115। ये आ गया प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी दैट टोटल टाइम टेकन बाय ऑल द 5 रैट्स विल बी बिटवीन 6 and 8 minutes इज 0.7115, मतलब 71.15% चांस है कि ये टाइम जो है वो 8 मिनट से 6 मिनट के बीच में ही लगेगा। क्लियर बच्चे? अब इसी का दूसरा पार्ट समझ में आया नहीं आया? जिनको भी नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है कि आप पहले कंफर्म हो लो कि आपको समझ में आया तभी आगे बढ़ो, ठीक है। ये रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है कि बस सुनते गए, वैसे नहीं। लाइव में आने का मतलब है कि उसी टाइम क्लियर करना है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसका बी पार्ट भी था। प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल द 5 रैट्स इज एट मोस्ट 2 मिनट्स, मतलब 1.5 मिनट तो एक सिंगल रैट का आ ही रहा है। लेकिन ये जो मैंने 5 रैट्स पर्टिकुलरली लिए हैं इनका भी तो अपना कुछ एवरेज आएगा, वो 2 से ऊपर ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो। तो इसके लिए बच्चे इसका भी जेड बनेगा, ध्यान से सुनो, इसका भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी तो हमने पढ़ा था। इसके लिए पहले एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। एज x bar also follows normal distribution, as x bar also follows normal distribution, so it has also its z value, it has also z values। और z values के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार की। एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार फटाफट याद आया, x1 से xn बाई n, n बाहर आ गया, n कैंसिल, मीन ही हो गया 1.5। और फिर वेरिएंस ऑफ x बार 1 बाई एन स्क्वायर, और फिर ऊपर में सिग्मा स्क्वायर n टाइम्स, तो n कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर बाई n कितना था ये, सिग्मा स्क्वायर बाई n। सिग्मा कितना दे रखा है इसमें 0.35 मिनट्स, तो 0.35 का स्क्वायर बाई 5 रैट्स। लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होता है, तो 0.35 बाई √5, इसको सॉल्व कर दो तो सिग्मा ऑफ मीन आ जाएगा 0.1565। अभी हमारे लिए ये दो वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब probability for x bar at most 2 is equivalent to probability for z less than equal to z1, where z1 is related with this x bar is equal to 2, where z1 is equal to 2 minus expectancy of x bar upon standard deviation of x bar। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार इज 1.5, ये पहला येलो शेडेड वैल्यू, और नीचे में डालने वाले हैं दूसरा वाला, यानी 0.1565। सॉल्व करो तो जरा कितना आ रहा है,
2 minus 1.5, 2 minus 1.5 डिवाइडेड बाई 0.1565 कितना आ रहा है? 3.19 अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं। 3.194 है ना, ठीक है, इतना ही चलेगा। अब P फॉर, क्योंकि Z जो है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज का देख सकते हैं टेबल में, उससे ज्यादा वैल्यूज का है ही नहीं वहां पे प्रोविजन। P फॉर Z लेस देन इक्वल टू 3.19, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ 3.19। क्यों? कि पूरा 3.19 तक का एरिया चाहिए बच्चे मुझे। Z लेस देन पूरा 5 ही ले लो ना। CDF इसका कितना है? 0.9993, मतलब 99.93% चांस है कि एवरेज टाइम जो है वो 2 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। किस केस में? जब मीन एवरेज वैल्यू सिंगल रैट का 1.5 है और स्टैंडर्ड डिविएशन समथिंग लाइक 0.35 मिनट्स है, तो 99.93% चांस है कि 2 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा एवरेज टाइम। क्लियर बच्चे? तो ये एक एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पेपर में आता है। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का दोनों इसमें कवर अप हो गया, टोटल का भी और एवरेज का भी। अब बच्चे CLT है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और फिर 2 एग्जाम्पल, उसके बाद से सेक्शन 5.4 भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। CLT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इनका कहना है, अभी पहले बता देते फिर लिखवाएंगे। मान लो हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता है कि वेदर इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, लेकिन हमने जो सैंपल साइज लिया है उसमें 200 डेटा के एंट्री हो गई, 200 ऑब्जर्वेशन ले लिए मैंने। अब उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें? सैंपल में 200 यूनिट्स है, तो एक होता है रूल ऑफ थंब। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि अगर n 30 या 30 से ज्यादा है, या चलो 30 से ज्यादा, 30 मत लो, 30 तक t यूज होता है। अगर 30 से ज्यादा है n, तो आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z। अगर 30 से कम है तो फिर आप t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, t फॉर टेबल, वो t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है t और z का, ठीक है? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अब हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम में उसी चीज को लिखवाना है मुझे, बस मोर देन 30 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लगता है। तो पहला, इसके 2 स्टेटमेंट है। इफ x1 x2 डॉट 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 xn be a random sample from a distribution with mean mu and variance sigma square, then if n is large, if n is sufficiently large मतलब कितना large? 30 से ज्यादा। if n is sufficiently large, n is greater than 30, ये by rule of thumb, x bar and t naught follows normal distribution, अप्रोक्सीमेटली मान लिया गया है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही फॉलो करेगा, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। दूसरा, इफ n इज लार्जर, जितना लार्जर होता जाएगा उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन होगा, उतना ज्यादा हम क्लोज होंगे किसके? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। इफ n इज लार्जर देन बेटर is approximation to normal,
मतलब अगर कहे कि एक सैंपल है जिसमें 200 यूनिट्स और एक सैंपल है जिसमें 250 यूनिट्स है, तो विच वन विल बी बेटर अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल, कौन ज़्यादा नॉर्मल की तरफ टेंड करेगा? तो हम लोग कहेंगे 250 वाला ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा इन कंपैरिजन टू 200 सैंपल यूनिट्स। जितना बड़ा एन उतना ज़्यादा नॉर्मल होने का क्षमता होगा उसका। क्लियर? ये है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के दो स्टेटमेंट। तो इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो अभी यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, ध्यान देना। एग्जाम्पल 5.26, टेक आउट योर रीडिंग। एग्जाम्पल 5.26 निकाल लिया सबने? द अमाउंट ऑफ a particular impurity in a batch of a certain chemical product is random variable with mean value। mean value दे रखा है हमें कितना? 4 ग्राम and standard deviation is 1.5 gram। if 50 batches are independently prepared, यानी n is equal to 50 are independently prepared, what is the approximate probability that sample average amount of impurity, यानी इन्होंने पूछा है कि पी एक्स बार इज बिटवीन 3.5 यूनिट एंड 3.8 ग्राम्स। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेट बिटवीन दिस एंड दिस। अब इन्होंने आगे समझाना शुरू कर दिया, आगे का हमें नहीं देखना, बस इतना ही है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब आगे का हम खुद करेंगे, ध्यान से सुनो। अभी तो मैंने आपको बताया, इसमें कहीं भी दिया हुआ है कि सैंपल इज टेकन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं दिया हुआ। वही रैट वाला एग्जाम्पल पढ़ो जो पिछला एग्जाम्पल था, अभी हम आपको बता रहे हैं। रैट वाला एग्जाम्पल जरा फिर से पढ़ना, 5.25। The time that it takes a randomly selected rat of a certain subspecies to find its way through a maze is normally distributed। मतलब वो रैंडम वेरिएबल ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पहले से हमें गिवन है। वॉट एवर सैंपल साइज, अगर सैंपल साइज 5 का है तो भी हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है सैंपल, वॉट एवर सैंपल साइजेज, वी डोंट केयर, वी जस्ट यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब वापस आ जाओ 5.26 पे। आगे इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लिया गया है। इफ 50 बैचेज आर इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर्ड, तो n इज ग्रेटर देन 50, सॉरी n इज 50, तो लिखेंगे सिंस n is equal to 50 which is greater than 30, so by rule of thumb we can approximate to normal distribution। तब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। we can approximate to normal distribution। अब बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन होगा जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल किया था। तो P फॉर x बार बिटवीन 3.5 से 3.8 इज इक्वल टू, कन्वर्ट हो जाएगा P फॉर z बिटवीन z1 एंड z2, वेयर, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ दे क्योंकि वो एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस के लिए। z1 इज इक्वल टू 3.5 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार upon standard deviation of x bar, and the z2 is equal to 3.8 minus expectancy of x bar upon standard deviation of x bar। तो यहां देखो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार निकालेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, nn कैंसिल, म्यू कितना है गिवन है हमें 4 ही रह जाएगा, म्यू कितना रह जाएगा 4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार आपको याद हो गया या नहीं याद हुआ? अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार तो याद हो गया होगा, नीचे में एन स्क्वायर आता, ऊपर में एन आता, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा इज गिवन टू बी 1.5 बाई रूट 50। सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है, 0.2121 आ रहा है, 0.2121। तो Z1 निकाल देंगे बच्चे, 3.5 माइनस 4 अपॉन 0.2121,
और इधर निकालेंगे तो 3.8 माइनस 4 अपॉन 0.2121। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करो तो जरा। दिस इज माइनस 2.36, माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस होगा, 3.5 माइनस 4 माइनस 2.36, और Z2 कितना हो जाएगा, माइनस 9.4295। अब देखो P फॉर Z बिटवीन माइनस 2.36 से माइनस 9.4295 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऑफ माइनस 9.4295 माइनस 5 ऑफ माइनस 2.36। अप्रॉक्सीमेट करके बच्चे लिख देंगे 5 ऑफ माइनस 9.43 माइनस 5 ऑफ माइनस 2.36, ये आ जाएगा 0.1645। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब आपको कि मैम ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल जैसा ही था, फिर अलग क्या है इसमें? तो अलग यही है कि इसमें सेंटेंस कहीं नहीं दिया हुआ है कि इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहे सैंपल साइज कितना भी छोटा हो, 5 रैट था तो भी हमने जेड यूज किया था। अब इस बार नहीं गिवन है तो हम लोग एन पे फोकस करेंगे। एन अगर 30 से ज़्यादा है तो जेड यूज़ करेंगे, 30 से कम होगा तो फिर टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5.26। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5.28। फिर अदर एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये हमारे कोर्स में नहीं है तो वो नहीं करेंगे। 5.28 भी नहीं करेंगे हम लोग, 5.27 तक ही हमारे कोर्स में है। एग्जाम्पल 5.27, रेडी है? पढ़े क्वेश्चन, रेडी। अ सर्टेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, देखो मेरे क्लास के लिए चाहे स्टैट्स हो चाहे एमएमई हो, अब आप कॉलेज में आकर आपने इतना डिफिकल्ट कोर्स लिया हुआ है इको ऑनर्स, मेरे क्लास के लिए आपका फुल कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तभी पहले मैंने जब आपका बैच 6 o'clock रखा था तो कई बच्चे नहीं आ पा रहे थे या बोलते थे कि मैम थक जाते हैं कॉलेज से आते आते, तभी आप लोगों का मैंने 8 o'clock कर दिया है। अब 8 o'clock कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी रिलैक्स कर चुके होंगे। तो बिल्कुल चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ आप लेते हैं कुछ भी, और अपना थोड़ा सा अच्छा सा नींद लेकर के, किसी से कोई बात नहीं करना है, किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। मेरे क्लास के लिए बिल्कुल पीसफुल माइंड से रेडी होना है। अगर आप रिकॉर्डेड भी पढ़ रहे हो तो पहले आप श्योर कर लो कि आपके अंदर वो है क्यूरियोसिटी कि मुझे पढ़ना, मुझे समझना है, तभी आप वीडियो पढ़ो। अदरवाइज ये भी टाइम बर्बाद जाएगा। इससे अच्छा अगर किसी से लड़ाई करो तो जम के लड़ाई कर लो, वही काम अच्छे से करो, मतलब जो काम करना है ना उसी को अच्छे से करो। अब ऐसा नहीं कि ना लड़ाई ही कर पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं फिर लड़ाई को खींच रहे हैं 10 दिन तक, वो भी नहीं करना है। जिस दिन लड़ाई करना है उसी दिन करके खत्म करो। एक एग्जाम्पल देना, जो भी आप काम करो जिसमें भी आप इन्वॉल्व हो, फिर पढ़ाई पे लग जाओ। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि मूवी देखना गलत बात नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ करना गलत बात नहीं है, घूमना गलत बात नहीं है, पार्टी में जाना गलत बात नहीं है। जो आप कर रहे हो, अगर आपने क्लास मिस करके वो किया है तो उसको जम करके करो, क्योंकि उसी की एनर्जी से फिर आप आगे अपने पढ़ाई में वापस आओगे। अब नई पढ़ाई के ख्यालों में भी खोए हुए हैं और मैरिज में भी गए हुए हैं किसी के, ना मैरिज को एंजॉय कर पा रहे हैं ना पढ़ ही पा रहे हैं। अब पढ़ाई में आ रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि अरे मैंने मैरिज को एंजॉय नहीं किया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो करो बिल्कुल फोकस्ड रहो कि मुझे यही करना है, मजे से करो। और लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, आधा घंटा 1 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन का लाइफ जियो, आधे घंटे का लाइफ जियो, इस तरीके से जियो। तो देखना आपके पढ़ाई में भी जरूर स्पोर्ट्स स्पिरिट नजर आएगा और पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट जगेगा। तब आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगा कि मुझे 1 दिन का पढ़ाई 1 दिन में ही खत्म करना है, बस इतना ही। चलो बहुत हो गया लेक्चरबाजी। कभी कभी करना पड़ता है, आप लोग नए बच्चे हो ना, सिखाना पड़ता है। नहीं तो कई बच्चे ना इकॉनर्स में आते हैं और दिल्ली की चमक में खो जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब बनने लगते हैं, फैशन में खो जाते हैं, घूमने फिरने में खो जाते हैं, और जब टाइम निकल जाता है तो बड़ा अफसोस होता है कि किसी ने बताया नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका परसेंटेज ही डिटरमाइन करेगा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम परसेंटेज आता है बच्चों का, सबसे ज़्यादा नंबर फर्स्ट ईयर में ही आता है, उससे थोड़ा कम सेकेंड ईयर में, फिर उससे कम थर्ड ईयर में। तो अब आपका परसेंटेज अगर बनाना है तो फर्स्ट ईयर में अच्छा कोशिश करो।
और दूसरा बात कि फर्स्ट ईयर बेस है, अगर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है तो सेकेंड और थर्ड ईयर पढ़ने का भूल जाओ, कुछ नहीं समझ में आने वाला, फिर स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। चलो वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल 5.27 पे। ये थोड़ा थोड़ा ना 2-4 लेक्चर में होता है, टीचर हम लोग ये बताते हैं ताकि आपको इस कोर्स का सीरियसनेस समझा सके। स्टार्टिंग में अलर्ट करना अच्छा रहता है, ना कि बाद में आपको हम आईना दिखलाएं, पछतावा करवाएं। पछताने से अच्छा है कि स्टार्टिंग में बता दो, वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग क्योर में विश्वास नहीं करते, प्रिवेंशन में ही विश्वास करते हैं, ठीक है। चलो 5.27, a certain consumer organization customarily reports the number of major defects for each new automobile that it test। ठीक है, ऑटोमोबाइल की टेस्टिंग होती है बच्चे। अगर आपने कोई स्कूटी खरीदी है तो वो स्कूटी आपको ऐसे ही नहीं कंपनी ने बना करके भेज दिया होगा, पूरे इंजीनियर ने उसका मॉडल तैयार किया होगा, पूरे फिटिंग हुई होगी, जो भी उसका फॉर्मूला है, जो भी उसका फाइल है उसके अनुसार, फिर उसकी टेस्टिंग हुई होगी, हर जगह चला चला करके उसका क्रैशिंग टेस्ट किया गया होगा। क्रैश करते हैं तो इसका ये पार्ट तो नहीं हिलता, ये पार्ट तो नहीं खुलता, ये पार्ट तो नहीं टूटता, हर चीज होता है, तब वो मार्केट में आता है। तो वही ऑटोमोबाइल का टेस्ट चल रहा है। सपोज द नंबर ऑफ सच डिफेक्ट फॉर अ सर्टेन मॉडल इज अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन। रैंडम वेरिएबल विथ मीन, अभी तक कहीं भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं हुआ है ना, नहीं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल विथ मीन 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.4 among 100 randomly selected cars of this model। यानी सैंपल साइज कितना हो गया, 100। दिमाग में घंटा बजाना, 100 30 से बड़ा, रूल ऑफ थंब सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई होगा। हाउ लाइकली इज दैट द सैंपल एवरेज नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट्स एक्सीड्स 4। मतलब सैंपल एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो 4 से ज्यादा हो जाए, इसी की प्रोबेबिलिटी पूछा है। उसके बाद से है लेट x1 x2, ये सब छोड़ो, हम लोग ये सब अपना काम खुद कर लेंगे। तो सबसे पहले बाई CLT, सिंस sample size is 100 which is greater than 30, so it follows normal distribution। So it follows normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, इसका अपना भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार की जरूरत पड़ेगी और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इज कितना, म्यू, म्यू इज 3.2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई, नहीं सिग्मा बाई एन, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है ना मैंने, सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा इज 2.4 बाई रूट 100, जो कि हो जाएगा 2.4 बाई 10, जो कि हो जाएगा 0.24। अब P for x bar greater than 4 is equal to P for z greater than z1, where z1 is equal to 4 minus expectancy of x bar upon standard deviation of x bar। z1 is equal to 4 minus 3.2 upon standard deviation of 0.24। This is 0.8 by 0.24। ये गया 8 10 जा 8 3 जा, दिस इज 3.333। तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए x ग्रेटर देन 4 एवरेज, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 3.33। ग्रेटर देन के लिए क्या करते हैं बच्चे, ये है 3.33, इससे ज्यादा का प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन जब हम टेबल में अगर 3.33 का एरिया देखेंगे तो वो तो येलो वाला एरिया देगा, तो टोटल एरिया इज 1, उसमें से अगर हम येलो वाला एरिया माइनस कर दें, दैट मीन्स 1 माइनस 5 ऑफ 3.33, तो बच नहीं जाएगा राइट हैंड साइड वाला एरिया। तो ये आ गया 0.004 पूरा सॉल्व करके, ठीक है। मतलब ये आता कितना है, पहले लिख लो, 1 माइनस 0.9996 आएगा, इज इक्वल टू 0.0004, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में सबको अपने टेबल के साथ रहना है, क्योंकि जब जब जिस टेबल की जरूरत पड़ेगी ना, हम उस टेबल को आपको रेफर करेंगे। आज मैंने इसीलिए टेबल को नहीं दिखलाया, आपको ये नहीं कहा ये टेबल निकालो वो टेबल निकालो। आप मेरे ड्राइव पे जाओ, वहां से PDF डाउनलोड करो टेबल का, और फिर सारे टेबल को प्रिंट आउट करा करके रखना है। अगर आपके पास डिवोर बुक है, रीडिंग की बात नहीं कर रहे, रीडिंग में कोई टेबल नहीं देते फोटोस्टेट वाले,
अगर आपके पास बुक है तो बुक के बैक में सारे टेबल हैं, तो उसका भी आप फोटोस्टेट अपने किसी फ्रेंड से या अपने बुक से आप फोटोस्टेट करा करके रख लो, नहीं तो बुक की हालत बड़ी गंदी हो जाती है, इसका बाइंडिंग सही नहीं है। ठीक है, तो टेबल नेक्स्ट क्लास से सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हम आपको टेबल देखना क्लास में सिखाएंगे, सबके पास होना चाहिए, इसलिए आज मैंने टेबल का बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से होगा। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही है 5.4 सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास थर्ड, जिसमें हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे 5.5। कुछ कुछ आज के क्लास से मिलता जुलता है, वहां लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, दो रैंडम वेरिएबल होंगे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। तो थोड़ा सा वहां भी प्रोपोजिशन है, थोड़े अलग तरीके के प्रूफ्स हैं, लेकिन मोर और लेस ऐसे ही टॉपिक हैं। तो अब इस टॉपिक को हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।